बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। प्रेडिक्ट कर रहा हूं इस बात को और लिख लें इस बात को कि फौज के स्टेप इन करने का वक्त हुआ जाता है। जी, पाकिस्तान का सबसे डिसिप्लिन इदारा, उसको बाकायदा तौर पर अब हर सतह से यह दावत दी जा रही है कि वो ही है पाकिस्तान के निजात दहिंदा। ना सिर्फ सियासतदान, अपोजिशन रहनुमा और अब अवाम की जानिब से भी मुसलसल प्रेशर डाला जा रहा है उन इदारों के ऊपर कि नहीं, पाकिस्तान के जो हालात है ना, वो किसी एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात तक, एनआरओ तक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन इस हालात का अगर कोई निजात दहिंदा हो सकता है तो वो फौज ही हो सकती है। किन मामलात पर? यह महज एक व्लॉग नहीं है, पाकिस्तान की अवाम की फीलिंग्स है, जो भी मैं आपको कुछ एविडेंसेस के साथ, कुछ चीज़ों के साथ मैं आपको रखना चाहता हूं। कल का सियालकोट वाला वाकया भी आपके सामने मैंने पेश करना है कि किस तरह ये बात ऊपर से अब नीचे की तरफ जाई जा रही है। अब न्यूट्रल रहना खुद मेरा ख्याल है इदारों के भी बस में नहीं रहेगा कि जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है। ये एक मामला है। दूसरा, इस व्लॉग के अंदर आपको बताने कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को अब उनकी ना सिर्फ सजाएं ख़त्म बल्कि नाअहली ख़त्म करने के हवाले से भी तमाम मामलात पर काम शुरू हो चुका है। जो टारगेट अगले 3 से 4 महीने के मुस्लिम लीग नून के पास है, उनमें से सबसे प्राइम टारगेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करना और उनको उनकी सज़ा ख़त्म करना, उनके पासपोर्ट जारी करना, ये तमाम टारगेट्स पर अब काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब इसको मुकम्मल करने के लिए भी एक टाइमलाइन दे दी गई है। वो क्या चीज़ है वो आपको बताना है। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें जो एक के बाद एक आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं उस खबर की तरफ आ जाता हूं जी, कि फौज किस तरह है। अभी आपने जैसे देख भी लिया होगा कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरफराज चीमा ने बाकायदा तौर पर फौज से मदद तलब की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, हर कोई एड्रेस पाकिस्तान का आर्मी चीफ कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ ने एक बार 23 मार्च के फंक्शन के बाद ये क्या कह दिया कि जब फौज कोई साइड लेती है तो तब भी बुरा भला बनती है, जब न्यूट्रल रहती है तब भी बुरा भला बनती है। उसके बाद से ये तमाम सिचुएशन शुरू हुई है 23 मार्च के फंक्शन के बाद से, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी थे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी उस फंक्शन के अंदर थे। अभी उमर सरफराज चीमा साहब कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ साहब मुझे सिर्फ 1 सूबेदार और 4 फौज के जवान ही मुहैया कर देना तो मैं खुद इस गैर आईनी और गैर कानूनी जालसाज वज़ीर आला को गिरफ्तार करवा के जेल में डालूंगा। यानी आर्मी चीफ के पास ही इख्तियार है इस पाकिस्तान में। किसी सियासतदान, किसी सियासी जमात, किसी अदालत और किसी सिस्टम के अंदर किसी और शख्स के पास वो ताकत नहीं है कि कानून और उसकी अमलदारी कराई जा सके। ये कोई और नहीं, फेडरल का रिप्रेजेंटेटिव पंजाब में एक गवर्नर ये कह रहा है। ये बात यहां खत्म नहीं हो रही, ये बाकायदा तौर पर कल खत लिखा उमर सरफराज चीमा साहब ने और आज ट्वीट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सिचुएशन में आप बीच में आए। कल तक अगर सिर्फ पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, कल तक यही कह रहे थे कि जो फौज है वो बिल्कुल एक पेज पर है और अपोजिशन कह रही थी कि फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप जरा पूरा सिनेरियो जरा आपके सामने आ जाए तो फिर मैं बताऊंगा आर्मी के पास इसके अलावा कुछ चारा है ही नहीं है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। उसके बाद जी, जब ये एक सूबेदार और 4 सिपाही मांगे ना गवर्नर साहब ने, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद अल्फाज में उनके जितने भी पेजेस चले जाएं, आर्मी इस तमाम हालात को आर्मी के साथ नथी कर रही है कि वो ही बीच में आएंगे, वो ही कोई किरदार अदा करेंगे, उन्हीं को ही निजात दहिंदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तस्वुर करती है। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने जो खतूत लिखे चीफ जस्टिस को और आर्मी चीफ को कि मौजूदा हालात में जिस तरह मुदाखलत के साजिश जो कुछ हुई है, आर्मी को बीच में आना चाहिए, उनको हमारा साथ देना चाहिए, अदलिया को बीच में आना चाहिए, अदलिया को हमारा साथ देना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, तमाम एजेंसीज को बीच में, अदालती एक बेंच बने। ये दूसरी एक और ऑप्शन होगी। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि हालात कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे, फौज को अपना किरदार अदा करना चाहिए।
शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं फौज और इमरान खान के दरमियान हालात को साजगार और सुलह और मुफाहमत कराने की कोशिश करता हूं। अब जरा देखिएगा पानी कैसे चल रहा है। अच्छा जी, गवर्नर मदद मांग रहे हैं। अच्छा, इससे कब मियां नवाज शरीफ साहब, ओ बाजवा साहब गुजरांवाला, ओ बाजवा साहब कोयटा, ओ बाजवा साहब कराची, 14 से 15 बार पूरी तकरीर में हर एक का विटनेस है। मैं उन जलसों के अंदर खुद था, मैं लाइव कवर कर रहा था वहां से। तो ये तो हो गया कल का सियालकोट का वाकया। ये है बैरिस्टर मुबशर अवान साहब। एक सर्टन स्टेज तक ना उनका जो एक्ट था ना, मैं उसकी तायद करता हूं। एक शख्स है अपनी गाड़ी पे अपनी पार्टी का झंडा लगा के एक एहतजाज की तरफ जा रहा है, कंटोनमेंट के अंदर से गुजर रहा है। एमपी मिलिट्री पुलिस ने उसको रोक लिया, उन्हें कहा झंडे के बगैर जाए। यहां तक भी समझ आ गई, उसको रोका गया, फिर उसको जाने की इजाजत भी मिल गई, वो आगे भी चला गया, सूबेदार से उसकी बात भी हुई, सब हुआ। लेकिन आप नोट नहीं किया आपने इस बात को, उसकी सारी गुफ्तगू में वो इस तमाम सिनेरियो का जिम्मेदार और अपना निजात दहिंदा पाक फौज को तस्वर करता है। वो कहता है कि मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। ये एक सियासी जमात का एक वोटर होगा, ने कहा मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, मेरे वोट बैंक पे डाका डाला गया है, मैंने वोट इनको दिया था, मैंने मैंडेट अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, उसके अरकान मुनहरिफ हुए, उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, मैंने पीटीआई को वोट दिया था, 3.5 साल तक उसके इत्तेहादी रहे, वो कोई खास सस्पिशियस माहौल एटमॉस्फेयर था जिसकी बिना पर वो बिके या चले गए या वफादारियां बदली गई, उस माहौल की इंक्वायरी मुझे रिक्वायर्ड है। वो चीख चीख के यही कह रहा था कि मैं कोई इंडिया का झंडा लेके जा रहा हूं, मुझे क्यों रोक रहे हैं। अवाम अपना निजात दहिंदा फौज को तस्वर करती है। अवाम को पता चल रहा है कि जी इस वक्त ये तमाम फैसले जो है ना, ये फौज ही उनकी दिफाई लकीर है, और अवाम ये समझती है कि अवाम ही फौज ही उनको ही इससे बाहर निकाले, क्योंकि फौज अवाम के साथ है हमेशा से और अवाम फौज के साथ है हमेशा से। तो इस सिनेरियो के अंदर अवाम की इन फीलिंग्स, और हाँ इस टाइम सूट कर रहा है नून लीग को, इस टाइम सूट कर रहा है पीपल्स पार्टी को, ये तमाम चीजें, इसलिए वो खामोशी से देख रही हैं। तो बुरा कौन बन रहा है, बुरा इन हालात में कौन बन रहा है? जी हाँ, इदारे बन रहे हैं। तो ये वक्त है कि इदारों को गैर मकबूल फैसले करने चाहिए, इदारों को अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ रखना चाहिए। अवाम क्या कह रही, ये शुरू हो गया, ये मंजर नहीं होने चाहिए थे, मगर मुझे इसके अंदर हर लिहाज से अवाम और फौज के अंदर आपस में मोहब्बत ही नजर आ रही है। अवाम अपने आप को फौज से और फौज अपने आप को अवाम से अलहदा नहीं कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम एक दूसरे को एनआरओ तो दे रहा है, अभी आता हूं ना एनआरओ पे, वो इस अवाम का ख्याल नहीं रख सकते। तो फौज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सब चीज़ें, सारी ताकत फौज, और फौज की सारी ताकत जनाब बाजवा साहब उनके ऊपर जा रही है। तो फौज से एक्सपेक्ट कर रही है अवाम। तो मैंने कहा कि वीलॉग से ज़्यादा ये फीलिंग्स के साथ है कि जहां तमाम सियासतदान ना चाहते भी, उन्होंने कहा न्यूट्रल रह के भी आप बीच में ना सर फंस गए, क्या करें, वहां पोजीशन आपकी मिडल ऑफ नोवेयर पे आ गई ना। हमारे इदारे न्यूट्रल रह के भी कहीं ना कहीं बीच के अंदर इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि अवाम समझती यही है, अवाम के दिमाग में यही है कि जिधर फौज ने देखना उधर हमने देखना, और फौज न्यूट्रल कैसे हो सकती है। अवाम की मैं फीलिंग्स की बात बता रहा हूँ। तो अभी भी ये प्राइम मौका है, क्योंकि ये मई का महीना वाकई बहुत ज़्यादा सख्त है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। अब आ जाता हूँ मैं दूसरी तरफ जी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मैंने कहा था ये सियासी जमातें एक दूसरे को एनआरओ दे सकती हैं। प्राइम टारगेट्स में जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म थी, प्राइम टारगेट जिसके अंदर जो पीटीआई ने की थी इलेक्शन रिफॉर्म्स, उसको चेंज करना था, बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी है उनके हवाले से था, और जाहिर बात है सारे केसेस ख़त्म करने, फरियाल टारपर साहब का करना है, जरदारी साहब का करना है, नून लीग के तमाम केसेस करने, ये तमाम केसेस 1-2 इमरान खान साहब ने बनाए, बाकी सारे एक दूसरे के खिलाफ इन लोगों ने बनाए हैं। उसमें
एक जो पासपोर्ट है वो जारी हो गया है मियां नवाज शरीफ साहब का। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सज़ा भी ख़त्म कराने के बाद, नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म कराने के बाद उनकी ताहयात नाअहली भी ख़त्म करेंगे और इस सिलसिले में मामला हल कर लेंगे। तो ये टारगेट्स पे आ गए जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बार फिर वज़ीर आज़म बनाना है या कुछ भी करना है, उनकी नाअहली का दाग भी उनके सर से ख़त्म करना है, माथे से, और उनकी सज़ा भी ख़त्म करनी है। तो इस सिलसिले में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये टारगेट मिला हुआ और उन्होंने खुद भी कह दिया मामला हल के बहुत ज़्यादा करीब। और यही बात इमरान खान कह रहे हैं कि ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं तो मैं नहीं दूंगा। तो अब जो जो रिलीफ मिल रहा है ना, आपने उसको एनआरओ के जुमरे में रखना, इसको बाहर नहीं रखना। ये अब अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं। जो चीज इमरान खान ने करनी थी अब ये खुद अपने साथ कर रहे हैं। तो आपने ये जहन के अंदर रखना कि इमरान खान की वो बातें तमाम पूरी हो रही हैं, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। ये केसेस खत्म होना, ये ईसीएल में से नाम निकलना, ये अब देखिएगा इदारे कैसे एक्टिव होते हैं, एफआईए कैसे एक्टिव होती है, ये तमाम चीजें होंगी। सबसे पहले अपने केस ही रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं पहुंचेगा। जो पहली अफसरान है जो केस को परसूज कर रहे थे जो अदालतों के अंदर, इधर नैब हो या एफआईए की, उन्हीं की ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर दी गई है या भाई उनको जबरी रिटायरमेंट की तरफ ले जाया जाएगा। तो ये एनआरओ की जिस पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो मॉरल मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि अब आमिर लियाकत जैसे बंदे जी, मैं फौज के साथ हूं जी, और ये जो भी हो मैं पाकिस्तान और फौज के साथ हूं, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये ना चाहते हुए भी सारा बोझ फौज के कंधों पर ढोया जा रहा है और फौज को कुछ ना कुछ तो किरदार इसमें अदा करना ही करना है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कुछ वक्त की ज़रूरत ये है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत कुछ फैसले किए जाए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर आगाह करना है। हाँ जी, कोई शक नहीं, बैरिस्टर मुबश्शिर रिजवान ने पाकिस्तान की पब्लिक का एक बहुत हिस्से को रिप्रेजेंट किया, टू सम एक्सटेंट, मुकम्मल नहीं, टू सम एक्सटेंट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।